जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ आपकी एक नई क्लास को लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में ये आता भी है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिन्होंने हमारी पहली क्लास की वीडियो ना देखी होगी, एक बार जाके उसे देख लेंगे, निश्चय ही आप एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे पूरी सीरीज को देखने के बाद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से उसके आइडियाज आए, किस तरह से उस पर वर्क हुआ, तथा हमारे संविधान क्या एक दिन में बन के रेडी हो गया था। संविधान के रेडी होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका छोटे छोटे पार्ट में समझ में आई थी। संविधान हमारा एक पूरे काल का, एक पूरे समय का एक मेहनत होता है, और उसको हम समझते हैं कि हमारा संविधान कैसे डेवलप हुआ। तो संविधान की बेसिकली जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है 1600 ईस्वी, जब अंग्रेज भारत में आए थे और अपना व्यापार करना चाहते थे और उन्होंने व्यापार शुरू किया। उस समय अंग्रेजों की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी? ब्रिटिश की एक कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसकी कंपनी थी? ब्रिटिश की। ब्रिटिश की एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने के लिए। और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश क्राउन। क्या कहते हैं? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और इसको हिंदी में कह सकते हैं ब्रिटिश राजशाही। तो ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज किया था कि वो जा करके इंडिया में क्या कर सके? व्यापार कर सके। ठीक है, तो जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए, उन्होंने रहना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने व्यापार के लिए परमिशन लिया, और व्यापार करते करते धीरे धीरे उनकी रुचि जो है हमारे प्रशासनिक और विधायी कार्यों में भी, राजनीति में भी होने लगी। ठीक है, तो जब उन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाना, उनपे कार्य करना, ये सारी चीजें शुरू कर दी। तो सबसे पहला, अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बड़ी हो गई थी, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें, ये सारी चीजें बढ़ गई थी। तो उस पर्टिकुलर कंपनी को चलाने के लिए एक किसी नियम, कायदे, कानून की जरूरत थी, और उसके लिए हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। क्या स्टार्ट हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ। ये एक्ट बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसके कार्यों को संचालित करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जब ये स्टार्ट हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे संविधान की नींव स्टार्ट हुई, क्योंकि जब वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए अंग्रेजों ने तो उन्होंने अपने लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, केंद्रीयकरण की व्यवस्था शुरू कर दी। केंद्रीकृत क्या होता है व्यवस्था? ये वो व्यवस्था होती है जो किसी एक सेंट्रल से संचालित होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश उस समय पता है छोटे छोटे रजवाड़ों में, छोटे छोटे राजा महाराजाओं में बटा हुआ था, तो हमारे पास क्या था? एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। जब अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया तब वो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन चीजों को रेगुलेट करना चाहते थे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा संवैधानिक इतिहास है,
संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसको हम 2 स्टेप में पढ़ते हैं। ठीक है, 2 स्टेप में कैसे पढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे कहाँ से शुरू हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर हम लोग 1950 ईस्वी तक जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हो गया। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, 1773 में बने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1950 ईस्वी तक। लेकिन इसमें 2 तरह से हमारा संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 में देखेंगे तो चरण 1 जो था, पहले स्टेप 1 में हमारा क्या हुआ, स्टेप 1 में हमारा संवैधानिक विकास तब हुआ जब हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी दे रखी थी कि वो इंडिया में अपना बिजनेस संभालेंगे और जो भी वो राजनीतिक सारी गतिविधियां करते थे वो किसके अंतर्गत होती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होती थी। तो चरण 1 में हम क्या देखेंगे कि जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास, और ये कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1773 से लेकर के 1857। ठीक है, इसके बाद से हमारा दूसरा स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या हुआ, तो जब भारत जो है किसके अंतर्गत संचालित हो रहा था, ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश राजशाही के। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ब्रिटिश राजशाही आधारित संवैधानिक विकास। और ये कब से कब तक था, तो ये 1858 से लेकर के पूरा 1947। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा संवैधानिक विकास 2 स्टेप में हुआ था। पहला जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और उस समय का संवैधानिक विकास, और 1857 1773 से 1857। और आप सभी जानते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध 1857 में हुआ और एक भारी मात्रा में विद्रोह हुआ। हालांकि हम उस समय पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं हो पाए, लेकिन हमने स्वतंत्रता की नींव रख दी थी और हम एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की ओर बढ़ गए थे, केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर बढ़ गए थे। तब जा करके ब्रिटिश राजशाही ने, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अथॉरिटी ले लिया और ये हमारे देश का जो संचालन था, जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास हमारा कब से कब तक है, 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 चरण में भारत का संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चरण 1 में जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे और उस समय भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1857।
1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, उस समय का हमारा संवैधानिक विकास। तो बेसिकली हुआ क्या था कि सन 1773 से लेकर के 1773 से 1857 के बीच अंग्रेजों ने कुल 5 तरह के अधिनियम लाए थे। ठीक है, 5 तरह के उन्होंने नियम लेके आए थे, जिससे वो रेगुलेट करना चाहते थे, जिससे वो चलाना चाहते थे भारत प्रशासन और अपनी कंपनी का रेगुलेशन लेके आना चाहते थे। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो लाया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं विनियमन इसी को हम हिंदी में कहते हैं विनियमन अधिनियम 1773। इसकी क्या खासियत थी? तो इसको उन्होंने लाया था अपनी कंपनी में सुधार करने के लिए, क्योंकि 1600 ईस्वी में कंपनी आ गई, कंपनी 1773 तक चली गई, तो कंपनी के अंदर खुद इतने सारे भ्रष्टाचार और तमाम चीजें बढ़ गई थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या लेके आए? विनियम अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, हम ये कहते हैं कि इसी से हमारे देश में सेंट्रलाइज व्यवस्था शुरू हुई, और इसको हम कह सकते हैं केंद्रीय केंद्रीकरण की प्रक्रिया। कब शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रक्रिया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद से क्या है ये हम देखेंगे कि अंग्रेजी द्वारा लाया गया, अंग्रेजी द्वारा लाया गया क्या था? पहला पहला विनियमन, पहला विनियमन अधिनियम अधिनियम था जो कंपनी ईस्ट इंडिया के मामलों को नियंत्रित और मैनेजमेंट के लिए गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, जो भी इसकी कार्य प्रणाली थी, उसको जो भी इसके मैटर्स थे, जो भी इश्यू थे, उनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि नोट कर लेंगे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। इसी में हमारा क्या था? तो इसी में सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर को प्रमोट करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर को प्रमोट करके इसमें हम ये कह सकते हैं
बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल के गवर्नर थे उनकी पोस्ट बढ़ा के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहले गवर्नर होते थे जो भी हो, उसके बाद उनकी पोस्ट बढ़ा के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, इंडिया का पहला, नहीं सॉरी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग बने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एक ही आंसर है। इनको क्या शक्ति दी गई, तो वॉरेन हेस्टिंग को यानी कि गवर्नर जनरल को कोई भी विनियमन और नियम बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति ये किसके पास थी, तो ये गवर्नर जनरल के पास थी, वॉरेन हेस्टिंग के पास थी। ठीक है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को जनरल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मैंने बताया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग को यानी कि गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो विनियमन और नियम बनाने की उनको शक्ति दी गई। ठीक है, और इसी कड़ी में मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो थे उनको क्या किया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल क्या संभालेंगे, अब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों चीजों को संभाल लेते हैं। और इसी अधिनियम से एक काउंसिल की स्थापना की गई, और वो काउंसिल क्या थी, गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, सहायता हेतु 4 सदस्यों वाली क्या किया गया, काउंसिल बनाई गई, यानी कि परिषद बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यों वाली परिषद बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यों वाली परिषद क्या करेगी, गवर्नर जनरल को हेल्प करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नोट करके जाएंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। आगे क्या हुआ कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कंपनी के निदेशक थे। ठीक है, कंपनी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनमें निदेशकों की संख्या क्या कर दी गई, 4 कर दी गई। निदेशकों की संख्या कितनी कर दी गई, 4। इसके निदेशक मैंने यहाँ निदेशक लिख दिया, लिख देगा कंपनी के। ठीक है, कंपनी के निदेशकों की संख्या कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे, जो भी कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे, जो मैंने बताया आपको,
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो भी कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे उनको इन निदेशकों की बात, मैंने बताया कि कंपनी के कितने निदेशक थे, 4। इन निदेशकों की जो निर्देश होते थे, जो इंस्ट्रक्शन होते थे, उनको मानना पड़ता था। किसको? गवर्नर जनरल को। तो ये हम लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को निदेशकों की बात मानना पड़ता है। मान लीजिए निदेशक ने कुछ भी आदेश दिया तो उनको क्या होता था? मानना पड़ता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को निदेशकों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पालन करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद से क्या था कि जो भी कंपनी के रेवेन्यू की रिपोर्ट होगी, जो भी कंपनी के रेवेन्यू कह सकते हैं, हिंदी में होता है राजस्व। राजस्व की रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहता है कि जो कंपनी के राजस्व होगी, जो कंपनी का रेवेन्यू होगा, उसकी रिपोर्ट क्या करेगी? जो निदेशक मंडल है उसको प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे, डबल मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो नियम थे उस हिसाब से 1774 में क्या है? 1774 में बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में सर्वप्रथम, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में बंगाल में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब एक बार पिक्चर में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ये कंपनी के कामकाज को और उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको विनियमित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या किया गया? जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको क्या क्या कर दिया? जनरल गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या क्या शक्तियां थी? तो गवर्नर जनरल को नियम और विनियम बनाने की शक्तियां थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्तियां दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाले एक काउंसिल की स्थापना की गई थी जो गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। ठीक है, और जो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी के जो निदेशक थे उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 4। और जो हमारा गवर्नर जनरल होता था, जो उस कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, वो क्या करता था? वो निदेशकों की बात को मानने के लिए उसको मानना ही पड़ता था, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था। ठीक है, और क्या है? कंपनी का जो राजस्व रिपोर्ट होता था, जो रेवेन्यू रिपोर्ट होता था, वो कौन बनाता था? निदेशक मंडल बनाती थी और प्रस्तुत करती थी। ठीक है, और इसी रेगुलेशन एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में बंगाल में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समाप्त होता है। अब आगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसमें कितने न्यायाधीश बनाए गए? तो एक जो हमारा मुख्य न्यायाधीश था और उसके 3 क्या थे? सहायक न्यायाधीश थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समाप्त होता है। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो क्विट्स इंडिया अधिनियम है। ठीक है, क्विट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? 1784 में आया था और हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्विट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, इससे क्या हुआ? तो इसने भी हमारे देश में हमारे उस समय के तत्कालीन ब्रिटिशकालीन देश में जो है एक बड़ा बदलाव लाया था। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या था? 1784 में इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों में भी काम कर रही थी उन क्षेत्रों को क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश का उपनिवेश कहा जाने लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते थे? ठीक है, ये लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके क्षेत्रों को भारत में क्या कहने जाने लगा? तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश कहा जाने लगा। ब्रिटिश उपनिवेश ठीक है, और क्या था दूसरा पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो ब्रिटेन में संचालित हो रही थी, इन दोनों ने मिलकर एक जो है संयुक्त सरकार की स्थापना कहाँ किया था? इंडिया में किया था। ठीक है, और उसके पास क्या थी? उसके पास सरकार की, उसके पास कंपनी की सर्वोच्च शक्ति होती थी जिससे वो डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं क्या? इसी नियम के अनुसार, इसी अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार लिख सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, और इनके पास क्या था? तो इनके पास सर्वोच्च शक्ति और अधिकार थे। उनके पास क्या था? सर्वोच्च शक्ति और अधिकार। ठीक है, क्या कह सकते हैं?
क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार जो ब्रिटिश क्राउन था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त सरकार की स्थापना की जिसके पास सर्वोच्च शक्ति थी और सर्वोच्च अधिकार भी थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या कह सकते हैं, इस अधिनियम से वाणिज्यिक वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल जो भी हमारा काम है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी क्या थी, कॉमर्शियल कंपनी थी, काम ही करने आई थी, तो वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। क्या हुआ, दोनों को अलग अलग किया गया। ठीक है, वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया और जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए 6 सदस्यों क्या किया गया, एक परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 6 सदस्यों का क्या किया गया, राजनीतिक नियंत्रण मंडल बनाया गया। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई थी, तो उस 4 सदस्यीय परिषद को क्या कर दिया गया, घटा करके, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल परिषद क्या कर दिया गया, 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। ठीक है, और क्या था, और क्या किया गया, तो और क्या किया कि बम्बई या फिर कह सकते हैं बॉम्बे और मद्रास के लिए गवर्नर काउंसिल, ठीक है, गवर्नर परिषद की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। हुआ बस, यहाँ पे क्या हुआ हमारा क्विट्स इंडिया एक्ट, और क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 खत्म हुआ। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या किया गया था, एक बार पीछे देख लेंगे कि इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी क्षेत्र भारत में थे उन्हें भारत में ब्रिटिश का उपनिवेश कहा गया। ठीक है, इसी क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार, ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश की जो राजशाही व्यवस्था थी और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त सरकार की स्थापना की थी जिनके पास सर्वोच्च अधिकार और सर्वोच्च शक्तियां थी। क्विट्स इंडिया एक्ट में ही क्या किया गया कि वाणिज्यिक कार्य, जो व्यापारिक कार्य था और जो राजनीतिक था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य के लिए एक वाणिज्यिक परिषद की स्थापना की गई और 6 सदस्यीय राजनीतिक नियंत्रण मंडल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसी में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या, जो परिषद थी इसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के लिए गवर्नर परिषद की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बाद से हमारा क्या स्टार्ट होता है, तो इसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, बहुत छोटा सा है एक चार्टर अधिनियम, तो 1813 से इसके बाद से जो आना शुरू हुआ, ठीक है, क्विट्स इंडिया एक्ट के बाद तब चार्टर अधिनियम आए। और कितने चार्टर अधिनियम आए, तो 3 चार्टर अधिनियम जो मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1800। ठीक है,
चार्टर अधिनियम 1813 से क्या हुआ, तो जो व्यापार करने की थी, ठीक है, भारत पे जो व्यापार होता था, ठीक है, भारत पे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले एंटाइटल थी, अकेले अथॉरिटी थी, इसको समाप्त कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर भारत में व्यापार पर एकाधिकार क्या होगा, समाप्त हो गया। क्या होगा, ठीक है। और जो चाय का बिजनेस था, चाय और चीनी, ठीक है, हम लोग इसको याद रख सकते हैं, एक शॉर्टकट है। चाय और चीनी को हम कैसे याद रख सकते हैं, चाची, क्या कह सकते हैं, याद रखेंगे, चाची, ठीक है। चाय का व्यापार और जो चीनी का था, ठीक है, चाय और चीनी, चाय और चीनी का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, और इसको छोड़ के बाकी सारे व्यापार ब्रिटिश का कोई भी नागरिक कर सकता था। चाय और चीनी को छोड़कर व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होता है। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार क्या हुआ, तो सबसे पहले व्यापार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था वो समाप्त हो गया। चाय और चीनी को छोड़कर व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश का कोई भी नागरिक अब इंडिया में व्यापार कर सकता था, ठीक है। इसके बाद से क्या आया, ये हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम इतना ही था। इसके बाद क्या आया, इसके बाद से हमारा आया चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। याद रखेंगे 20 साल बाद, 20 साल का ये रहेगा 1833, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 आया, चार्टर अधिनियम 1833 आया, जो ये कहता है, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है व्यवस्था, तो इसमें सबसे पहले बंगाल की गवर्नर जनरल को, इसमें सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किए गए। इसके बाद से इसी चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार कि इंडिया में एकमात्र प्रशासनिक निकाय के रूप में, एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक निकाय के रूप में
केवल ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं थी। ठीक है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय के रूप में काम कर रही थी, जो अब नहीं थी। ठीक है, पहले प्रशासनिक निकाय बहुत सारे बना दिए गए। ठीक है, और उसके बाद से हमारे क्या, ठीक है, जो भी कमर्शियल बॉडी थे, ठीक है, जो भी कमर्शियल बॉडी थे, वाणिज्यिक निकाय थे, वाणिज्यिक निकाय था, ठीक है, वो भी अब नहीं रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई, वाणिज्यिक निकाय नहीं रह गई। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ, तो इसके आगे चार्टर अधिनियम 1833 में ही जो हमारे ये गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इनके अधीन इनको क्या दिया गया, पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। इस पे, सैन्य पे, सेना पे, ठीक है, राजस्व पे, ठीक है, सेना पे, आर्मी पे, रेवेन्यू पे, और नागरिक के मामलों में और सिविल के मामले में, नागरिक के मामले में इनको पूर्ण रूप से क्या कर दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई। पूर्ण रूप से इनको नियंत्रण, कंट्रोल पूरा किसके हाथ में चला गया, भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो 1833 का जो ये चार्टर अधिनियम था, इससे क्या हुआ कि केंद्रीय व्यवस्था जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो 1773 में, मैंने बताया 1773 में हमारा सेंट्रलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, वहां से हमारी केंद्रीकरण व्यवस्था स्टार्ट हुई। तो जो 1833 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1833 के इस चार्टर एक्ट से, चार्टर ये कह सकते हैं कि केंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी, जो सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का फाइनल रूप था। ठीक है, यानी कि अंतिम प्रक्रिया थी ये सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का। तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का अंतिम प्रक्रिया क्या था, 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853। 1833 के ठीक 20 साल बाद चार्टर अधिनियम 1853 आया, और चार्टर अधिनियम 1853 के साथ ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो था हमारा संवैधानिक विकास, वो खत्म हो जाएगा, और हमारी देश की जो बागडोर है, हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। इसको हम देखेंगे कैसे, किस तरह से क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या कह सकते हैं हम, चार्टर अधिनियम, क्या कह सकते हैं, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, इससे क्या क्या शुरुआत हुई, क्या क्या चेंजिंग हुई, इन चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो सिविल सर्विस जो हम एग्जाम देते हैं, जो आज के डेट में आईएएस होता है, वो उस समय पे आईसीएस होता था, और उसको सबसे पहले उसकी लिखित परीक्षा कब से कराई गई थी, तो चार्टर अधिनियम 1853। तो ये हम सबसे पहले कह सकते हैं सिविल सर्विस, सिविल सर्विस
सिविल सर्विस हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। सिविल सर्विस हेतु प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई 4 अधिनियम 1853 से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल के विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य गवर्नर जनरल का जो विधायी कार्य था, जो उनकी पॉलिटिकल पावर थी, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कार्य था, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद क्या था, इसी अधिनियम ने नए विधान परिषद के 6 सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान दिया था। ठीक है, इसी अधिनियम ने क्या किया, इस अधिनियम में विधान परिषद में क्या किया गया, विधान परिषद में 6 सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान दिया गया, जिसमें से 4 सदस्य बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। ठीक है, 4 सदस्य कहां से नियुक्त किए गए थे, तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की अंतरिम सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और क्या था, चार्टर अधिनियम 1853 से ही जो गवर्नर जनरल का विधान परिषद था, जो गवर्नर जनरल का विधान परिषद था, इसी को किस नाम से जाना जाने लगा, इसी को जाने जाना लगा केंद्रीय परिषद। किस नाम से, केंद्रीय परिषद। ठीक है, जो गवर्नर जनरल का विधान परिषद था, उसी को केंद्रीय परिषद के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद से जाना जाने लगा, यही केंद्रीय विधान परिषद एक संसद की तरह बर्ताव करती थी। ठीक है, कैसा बर्ताव करती थी, केंद्रीय विधान परिषद एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। लघु संसद के रूप में कार्य करती थी, और इनका संसद की जो प्रक्रिया थी, प्रणाली थी, वो कहाँ की थी, वो ब्रिटेन की थी। ब्रिटिश प्रणाली पे ये लोग काम कर रहे थे। किस पे, ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली संसद के रूप में ये संसद कार्य कर गई थी। और यहाँ पे हमारा 1853 का जब चार्टर अधिनियम समाप्त हुआ, उसके साथ ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमारा संवैधानिक विकास था, वो समाप्त हो गया। और इसके बाद से आपको पता है कि 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और भारत में विद्रोह की बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ। छोटे छोटे राजा और राजवाड़ों ने अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध लड़ा, और एक केंद्रीकृत व्यवस्था की आवश्यकता हमें महसूस होने लगी। ठीक है, और इसके बाद से ही
ब्रिटिश क्राउन ने, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, ये सारे अथॉरिटी ले लिए और हमारे देश की जो संसद थी, हमारे देश का जो राजनीतिक हिस्सा था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से संचालित होने लगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट हिस्से में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश राजशाही के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक है, जो 1858 से लेकर के 1947-1950 तक हम देखेंगे। ठीक है।